अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक रिएक्शन करके देती हूँ, तो उसमें से आप मुझे फिर बताओ कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। दो रिएक्टेंट्स ले रही हूँ ए और बी, और इससे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास बनता है सी और डी। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है, ठीक है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये यहाँ जो एरो का साइन आया है इससे आप कर सकते हो, ठीक है। डबल एरो एडिट सर, यस मैम। जी, वो डबल एरो हेडेड जो होगा वो रिवर्सिबल में होगा। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, इसी तरह लिख देती हूँ सी प्लस डी। यानी अब जो मेरे पास ये फर्स्ट इरिवर्सिबल होगा, इसमें ना तो हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ उसमें सॉरी इसमें सिर्फ एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इसमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जो यस इरिवर्सिबल है उसमें दो चीजें होंगी ना। अब जो यस। इरिवर्सिबल है ये सेकंड वाला, इसमें से मुझे बताओ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कौन कौन सा है, उसमें क्या क्या बनेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन मेरे पास कैसे बनेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर कोई वो एलिमेंट लो। जी जी, ये पूरा रिएक्शन जैसे मैंने ए और बी लिया हुआ है ना, तो इसमें मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करके बताओ। अच्छा, ये मैं लिख रही हूँ तो मुझे ये बताना क्या ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये इसी का फॉरवर्ड रिएक्शन है। नो। क्यों नो है, क्यों नहीं है। तो मैडम क्योंकि ये मेरे एक एरो है। एक एरो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन को अलग कर रही हूँ, रिवर्स रिएक्शन को अलग कर रही हूँ, दोनों को एक ही रिएक्शन के अंदर नहीं बता रही। फॉरवर्ड जब हम अलग करेंगे तो उसको एक ही एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद जब मैं आपको रिवर्स रिएक्शन बताऊंगी, इसमें देखें ये आप, तो रिवर्स रिवर्स रिएक्शन क्या इसका उलट हो जाएगा ना। यस। कैसे होगा, सी प्लस डी, फिर एरो का साइन, इससे क्या बनेगा ए प्लस बी। ये प्लस अब ये जो रिएक्शन था डबल एरो, डबल जो एरोज आ रहे थे उसको मैंने दो सिंगल एरोज में कन्वर्ट कर दिया, एक फॉरवर्ड पार्ट आ गया और दूसरा उसका रिवर्स पार्ट आ गया, यस ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम करने के बाद आते हैं हमारे पास एक चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, या वो होती है हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन है, ठीक है। अब लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या है, वो क्या बताता है हमें। ये द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी मास। ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है। इंग्लिश मीडियम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है, चले सही है, फिर सही है, ठीक है। तो मैं समझ रही हूँ शायद आप उर्दू मीडियम में हो। नहीं नहीं। चले ठीक है। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो आप। कैम्ब्रिज। ठीक है। अच्छा, आपका बलुस्तान बोर्ड है या फेडरल बोर्ड है, फेडरल होगा आई थिंक। नहीं नहीं, बलूचिस्तान बोर्ड। बलुस्तान बोर्ड है, अच्छा। चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ मास सेक्शन, जैसे अभी आपने बता दिया कि हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर एक्टिव मासेस के। अच्छा, तो क्या इसी रेट जो हमारे पास है ये लॉ ऑफ मास सेक्शन है, क्या लॉ ऑफ मास सेक्शन से डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। यस मैम। अच्छा, और इसी में क्या है, इसी लॉ ऑफ मास सेक्शन को यूज करके ही हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन जो है वो इसी के थ्रू ही निकला है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो पूरा इन्होंने लॉ ऑफ मास सेक्शन बोला है, क्या इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आती है आपको। यस मैम, आती है, वो कर सकता। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पे मुझे बता सकते हो, मैं लिख रही हूँ तो मुझे साथ बता दो कि ये कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ, जैसे यही रिएक्शन में ले लेती हूँ, ए प्लस पी रिवर्सिबल है सी इंटू डी। अब इसमें से मैं बता रही हूँ, पहले मैंने क्या करना है, इसको लेना है, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम ले रहे हैं। सो द रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिएक्टेंट्स या मासेस ऑफ देयर रिएक्टेंट। तो क्या ये चीज जो मैंने लिखी है ये सही है। यस लॉ ऑफ सही मास है। सेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब रिवर्स रिएक्शन का कैसे होगा, वो भी सेम ऐसे ही हो जाएगा ना, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मासेस। तो यहाँ पे एक्टिव मासेस कौन सी आ जाएंगी इनकी, सी डी।
सी एंड डी। ठीक है, अब इधर आप देख लो कि यहाँ पे मेरे पास दो रेट्स है, क्या इनको हम एक वैल्यू के एक कांस्टेंट के इक्वल ले सकते हैं? या इस एक मिनट, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो अब हमने खत्म करना है, तो इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगी? इसके जगह के कांस्टेंट की जगह yes. ठीक है, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के कांस्टेंट आ जाएगा। अब कांस्टेंट है तो मैं कौन सा रिएक्शन ले रही हूँ? फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हम के साथ भी क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे, जिसे हमें पता चले कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो ए इंटू बी, सेम इसी तरह रिवर्स का भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें फिर हम क्या करेंगे? हमें इस के की वैल्यू चाहिए, हमने एक सिंपल के की वैल्यू निकालनी होगी ना? yes, अगर मैं इन दोनों को, एक सेकंड, जो मेरे पास के आ गया, हम ये कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो उसका रेट इक्वल होता है किसके साथ? रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, फिर अब फॉरवर्ड रिएक्शन का मेरे पास क्या आ रहा था कि के एफ आता है, और यहाँ पे इसके जो एक्टिव मासेस हैं वो किस किस के हैं? बी, ए एंड बी के। सेम इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का भी, तो के कांस्टेंट रिवर्स आ जाएगा, और इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? सी एंड डी। अच्छा, तो ये दोनों तरफ मेरे पास कांस्टेंट आ रहा है, क्या इन दोनों कांस्टेंट को हम किसी एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस मैम। तो कैसे होगा? उसको मैं क्या कंसीडर करूं? उसके लिए क्या हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? इन दोनों को एक के इक्वल लाऊंगी तो क्या करूंगी, क्या लिखूंगी मैं? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब जो हम लोग बना रहे हैं ना अभी, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बना रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि के एफ डिवाइडेड बाय के आर। इसको अब मैंने किसी एक ही वर्ड के इक्वल लाना है, तो मैं इसको किस चीज के इक्वल कर दूं? इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? दो कांस्टेंट आ रही है ना, एक कांस्टेंट मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का है, एक रिवर्स रिएक्शन का है, दो दफा के आ रहा है, तो इसको, इन दोनों को अब मैंने किसी एक वैल्यू के इक्वल लाना है, तो ये दोनों मेरे पास किस चीज के इक्वल? के सी के। ठीक है, सही। अब जब ये के सी के इक्वल हो गया, यस, अब मुझे बताओ, ये जो मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बना था, ये जो एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ए प्लस बी, बी प्लस सी, अब इसके लिए मुझे के सी की वैल्यू अब बताओ क्या होगी? के सी की वैल्यू अब इनसे निकालनी होगी। हाँ, तो कैसे? पहले मुझे इसका जो है वो फॉर्मूला बता दो। पहले मैं ऊपर क्या लिखूंगी? के सी जो है वो इक्वल होता है किस चीज के? प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय देयर रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को हमने क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अब इसमें देखना है प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास कौन कौन से वैल्यूज आ रही हैं? सी डी। ठीक है, और रिएक्टेंट्स में कौन कौन सी वैल्यूज हैं? ए बी। सो इस केमिकल रिएक्शन के लिए ये मेरे पास क्या बन गया है? अब हमने एक डेरिवेशन कर ली है कि ये जो एक हम लोगों ने सपोज एक एग्जांपल ली हुई थी, एक रिएक्शन लिया था, उसके लिए के कांस्टेंट की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या बन गई है? के सी इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर रिएक्टेंट्स। अच्छा, इसके आगे इसमें से कि हम इनमें से यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, वो टॉपिक तो नहीं है ना आप लोगों का? नहीं नहीं, वो यूनिट वाला नहीं है। अच्छा, चले मैं वो वैसे ही एक दफा आपको बता देती हूँ, आगे काम आएगा आपको। ठीक है, थैंक। ठीक है, तो ठीक। हमारे पास ये वैल्यूज तो यही है कि अब अगर हम किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास यूनिट यूज होता है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हर एक की कंसंट्रेशन के लिए यूनिट यूज होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास जो ये एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताओ कि एक रिएक्शन मैं आपको इस तरह लिख के दे रही हूँ, इसमें से स्मॉल अल्फाबेट्स जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं?
वो रिएक्शन कोफिशिएंट्स को, ये रिएक्शन कोफिशिएंट से जो स्मॉल उस पे लिखे होते हैं क्या ये इसकी मोलारिटी और कंसंट्रेशन पे को रिप्रेजेंट करता है? नो, बिल्कुल करता है, नो नहीं, यस। ठीक है, ये स्मॉल जो अल्फाबेट्स इसके साथ हमने लिखा है ना। अच्छा एक मिनट, इसकी मैं एक, जी जी बोले। वो तो उसके जो ब्रैकेट पे लिखे, ब्रैकेट के अंदर होता है वो स्मॉल, इसका मोलर कंसंट्रेशन शो करता है, लेकिन ये स्मॉल अल्फाबेट है ये तो इसकी रिएक्शन कोएफिशिएंट्स है। नहीं, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट नहीं है, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखो जैसे कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मैं एक सॉल्यूशन बनाना चाह रही हूँ अमोनिया का और मतलब सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके मुझे अमोनिया चाहिए। ठीक है, अब मैं उन दोनों का जब रिएक्शन करूंगी तो हमें रिएक्शन को बैलेंस भी तो करना होगा ना। तो अमोनिया का रिएक्शन जो है वो क्या होता है, वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, नाइट्रोजन हमेशा मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, सेम इसी तरह हाइड्रोजन भी जो है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। अब इस रिएक्शन को हमने बैलेंस भी तो करना है। यहाँ पे अब देखो हाइड्रोजन मेरे पास इधर कितने हैं, इस साइड पे रिएक्टेंट की फॉर्म में की तरफ जो है वो मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर 3 है, तो इनकी वैलेंसी को कंप्लीट भी तो करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके साथ फॉर एग्जांपल 3 लगा देती हूँ, 3 2 6, इधर मेरे पास 3 है और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 2, 3 2 6, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए दोनों तरफ 6 6। यस। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन पहले ही हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है 2, अब इस नाइट्रोजन के साथ भी 2 आ गया, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। यस, बैलेंस हो गया। अच्छा, अब इन्हीं रिएक्शंस को देखो, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाला है स्मॉल ए एन कैप, इसमें इसमें अब देखो यहाँ पे मेरे पास कोई भी इसकी मोलारिटी नहीं है नाइट्रोजन की, तो मैं क्या कर देती हूँ इधर से इसको सिंपल एक ए ही कंसीडर कर रही हूँ कि मेरे पास एक ही इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सेकंड बी को देखो कि स्मॉल बी की जगह मैंने क्या लिख दी है 3, ये इसकी मोलारिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने मोल्स में है, और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इस हाइड्रोजन के एटम को। सेम इसी तरह यहाँ पे अगर हम सी देखें, क्योंकि मेरे पास एक ही प्रोडक्ट बना है तो इसमें हम डी नहीं लेंगे, तो डी मेरे पास नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जो स्मॉल सी है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल सी जो है ये इसकी 2 मोलारिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल सी जो है ये पूरे इस अमोनिया के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको मैंने चेंज करना है किस चीज़ में, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। जब हम इसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में लेकर आएंगे तो ये मेरे पास हमेशा हमने पहले क्या लिखना होता है, रिएक्टेंट्स लिखने होते हैं ना, सॉरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स लिख लिया। और इसको हमने किस चीज़ में लिखना है, स्क्वायर बार में। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखने होते हैं। तो ये यहाँ पे सेम वैसे ही आएगा, इसकी जितनी मोलैरिटी आई है मेरे पास, कितने मोल्स का है ये, 2 मोल्स हैं, तो ये 2 जो है ये हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट में क्या है, एक मेरे पास प्रोडक्ट में आता है नाइट्रोजन और दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट में क्या आता है, हाइड्रोजन। अब अगर मैं हाइड्रोजन की मोलारिटी को, हाइड्रोजन हमने कितने लिए, 3 लिए हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा। पॉइंट क्लियर हुआ अभी? यस मैम। ठीक है, अभी इसी को यूज करके, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे रिएक्शन का एक यूनिट निकालना चाह रही हूँ। तो यूनिट निकालूंगी, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारे पास हर एक जो मोलारिटी या कंसंट्रेशन है उसके लिए हम यूनिट क्या यूज करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं ये एक्सप्रेशन बना देती हूँ, फिर इसी एक्सप्रेशन के अंदर हमने ये यूनिट यूज करने हैं। अच्छा, तो फर्स्ट जो है वो अमोनिया, अमोनिया के लिए भी मैं कौन सा यूनिट यूज करूंगी, यही यूनिट यूज करूंगी, मोल। अब पर डेसीमीटर है तो मैं पर को क्या करूं, जो डेसीमीटर है उसको ऊपर ले आऊंगी, लेकिन उसके जो क्यूब वाली वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब हम डॉट लगा के इसको लिखते हैं, पर डेसीमीटर, माइनस का साइन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि ये पर में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है। कितनी दफा हम लोगों ने लिखना है, स्क्वायर में आ जाएगा ना, 2। सेम इसी तरह जो नाइट्रोजन है उसके लिए एक अलग आ जाएगा, पोल मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और सेकंड जो मेरे पास हाइड्रोजन है वो भी ऐसे ही हो जाएगा, तो उसको मैं लिख देती हूँ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब देखो
सबके लिए यूनिट्स हमारे पास सेम यूज हो रहा है ना? यस और ऊपर 2 है, नीचे कितने हो गए? 3 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो 4 हो गया। यस मैम। अब इन 4 में से मैंने 2 को माइनस कर देना है, तो मैं ये क्या करूंगी, ये एक पूरी एक्सप्रेशन, ये पूरा एक यूनिट खत्म हो जाएगा। दूसरा 3 में से भी एक खत्म हो जाएगा, तो 3 के साथ कितने रह जाएंगे? 2। ऐसा होगा ना? यस अब ऊपर मेरे पास खत्म हो गया, ऊपर क्या चीज आ गई है? सिंपल 1। और नीचे कितना आ जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके ऊपर मैंने अब क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब जो भी यूनिट आता है उस यूनिट को हम डिवीजन में कभी भी नहीं लिखते, तो मेरे पास 1 है। अब हम क्या करेंगे कि 1 को मैं नीचे ले आऊंगी और ये जो यूनिट है ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही होगा ना? यस यस सही हो। अच्छा, अब जैसे ये देखो, ये वाली वैल्यू जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 2 6। तो पहले यही को यहाँ पे इसी को ही कंप्लीट कर देते हैं। अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो है वो मोल पे भी आएगा और डेसीमीटर पे भी आएगा ना, तो इसको मैं बना देती हूँ मोल का स्क्वायर, सिंपल। और डेसीमीटर के साथ अगर करूंगी, पहला ही -3 है, -3 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा? -6। ऐसा ही होगा। या अब हम क्या करेंगे, 1 जो है वो मेरे पास नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी नॉमिनेटर में। तो ये किस तरह हो जाएगा? जो वैल्यू प्लस की है पावर वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की पावर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो मोल -2 इंटू डेसीमीटर पावर 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका यूनिट होगा फॉर द रिएक्शन ऑफ अमोनिया या नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के लिए। जो हमारे पास ये अमोनिया का रिएक्शन किया है उसके लिए हमारे पास ये यूनिट आ गया। बात आ गई समझ? जी जी बात आ गई। अच्छा, चले इसके बाद, अच्छा इसके एक्सरसाइज किए हुए क्वेश्चंस आप लोगों ने? जी किए। अच्छा, चले देख ले, अगर एक्सरसाइज में कोई चीज पूछनी हो तो वो मैं बता देती हूँ, नहीं तो फिर मैं अगले चैप्टर की तरफ आती हूँ। मंडे को आपका फिजिक्स का पीरियड होगा, ठीक है। तो फिजिक्स का भी आप मुझे बता देना कि आप लोगों ने कितना किया है, रिवीजन कहाँ से कितनी हुई है, या कोर्स कंप्लीट किया हुआ है एक दफा या नहीं? नहीं फिजिक्स का वो हम लोगों ने अभी जो स्टार्ट किया है वो न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट किया है चैप्टर जो है। अच्छा, चले ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स वो सिर्फ स्टार्ट किया है या उसके कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं हमसे या नहीं पढ़े? स्टार्ट किया और उसका जो पहला टॉपिक था वो पढ़ लिया। चले सही है, ठीक है, वही करेंगे फिर। और बायो का कब है? बायो का पीरियड अभी जो है वो आप लोगों का, इसके बाद ये अभी जैसे पीरियड ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप ऑनलाइन ही रहें, तो बायो का पीरियड भी इसके बाद ही होंगे कंटिन्यूस। बायो भी होगा, मैथ्स का भी होगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपको इसके एक्सरसाइज में से कोई चीज़ नहीं पूछनी? नहीं मैम कुछ नहीं पूछनी। चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रह ही 5 मिनट्स रह गए हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट से फिर हम प्रॉपर इसको मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। अच्छा, मुझे ये बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बन, जो कार्बन की चीजें होती है उसकी स्टडी करते हैं। ओके, कार्बन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ज़्यादातर इसमें कार्बन के साथ जो है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें तो ज़्यादातर कौन सा एलिमेंट्स हमें नज़र आया, कौन सा एलिमेंट हमें नज़र आता है कार्बन के साथ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। यानी मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है कार्बन के साथ। उसकी वजह क्या है? पता नहीं है।
अच्छा, अगर आपने देखा भी होगा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ, जी नजर आ रहा है? और अच्छा, अब जी यहाँ पे मैं एक कंपाउंड बना के दे रही हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें देखिए कि मेरे पास एक कार्बन है, और कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, उसको लास्ट शेल में उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? एक सेकेंड, मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताती हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बताओ तो क्या आएगा? फर्स्ट 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो देन उसके बाद क्या लिखूं मैं? 2s 2s 2। देन फिर उसके बाद पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 2 अच्छा, मुझे ये बताओ कि पी में, पी जो सब शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब इसके पास है कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 बनाने के लिए इसको मजीद और कितने चाहिए? 4। इसको मजीद चाहिए। 4 और चाहिए, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी अब कितनी है मेरे पास? 4 है, यानी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है अपने इस लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास होता ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जब भी हम देखें तो 4 ही हाइड्रोजन जो है वो आराम से आके कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं, वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, इधर वो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट करवा देते हैं। इसीलिए जब भी हम देखें तो कार्बन के पास जो है वो हमेशा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, कार्बन के साथ शेयर कर लेता है, उसको दे देता है, ठीक है। ठीक है। तो ये है, तो ये मेरे पास जो फर्स्ट आ गया है सी, एक सी है और दूसरा मेरे पास क्या है? CH4 है। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? जो ये कंपाउंड, ये हम्म, मीथेन। ठीक है, ये मीथेन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज हम क्या देखते हैं, अगर हम इसके, क्या हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें नजर आता है? जी आता है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें हमारे पास आता है नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और फॉस्फोरस हो सकता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस मुझे ये बताओ, हैलोजेंस कौन सा ग्रुप होता है और ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हम्म, पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप को कहा जाता है कि ये हैलोजन ग्रुप है? ये पिछले साल पढ़ा तब भूल गया। अच्छा, ये हमारे पास है ग्रुप 7, जिसमें ये मेरे पास आता है ग्रुप 7, ठीक है। ग्रुप 7 में जितने भी एलिमेंट्स है या जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप 7 को कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। और हैलोजन का मतलब क्या है? सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स यस। होते हैं जो कि सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं हैलोजेंस, सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स। अब इनमें आते कौन कौन से एलिमेंट्स है ये पता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। ये जितने भी हैं, यानी हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, इसके अलावा हैलोजेंस भी जो है वो हमें नज़र आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा और कोई, देन उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहला जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है? अभी भी मैंने बताया था आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब स्टार्ट होते हैं तो उसका पहला जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है? ये क्या है? CH4 मीथेन। मीथेन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका फर्स्ट जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है? मीथेन। फिर मीथेन के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जैसे ही कार्बन की नंबरिंग ज़्यादा होती जा रही होती जाती है, सेम उसी तरह हाइड्रोजन की अमाउंट भी इंक्रीज होती है। अगर मैं सेकंड नंबर पे देखूं, जब मेरे पास हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे तो, सॉरी, कार्बन 2 हो गए तो हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी होगी?
हाइड्रोजन के अमाउंट 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएगी, क्योंकि एक तो 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया, तो बाकी उसको मजीद कितने चाहिए? 3 एक को चाहिए, 3 दूसरे को चाहिए, तो हो जाएगा 6। तो सेकंड को हम क्या कहते हैं? इथेन। इथेन। ठीक, सेम इसी तरह बाकी फिर इथेन, इथेन के बाद फिर हमारे पास क्या आता है? प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मोनेन, डिकेन एंड डिकेन। ठीक है, ये आते हैं। चले सही है, अब पीरियड हमारे पास टाइम भी खत्म हो गया है, इंशाल्लाह इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक। ओके। चले अभी आप ऑनलाइन ही रहें, तो देखते हैं कौन सी क्लास होगी अभी। ओके, चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।